Hello, dear students. Welcome back to Study English Literature channel. Today, we will be going to the Lake Isle of Innisfree, a poem written by W.B. Yeats in the Rose in 1893. ये रोज एक वॉल्यूम ऑफ पोइम था जिसमें इन्होंने ये पोइम लिखी थी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. The Lake Isle of Innisfree is located on the east shore of Logill in Sligo country in Ireland. And ये जब W.B. Yeats थे, as a young boy, he visited this place and he wanted to build a dream cottage on this island. जब ये बच्चे थे, तो ये वहाँ जाना चाहते थे और वहाँ एक अपना ड्रीम कॉटेज बनाना चाहते थे. ये क्योंकि एक बहुत बड़े नेचर लवर भी थे, so he wanted to live peacefully on this island. तो चलिए चलते हैं अपने सफर पर लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. But before going to the Lake Isle of Innisfree, let us know something about W.B. Yeats. W.B. Yeats का पूरा नाम था विलियम बटलर ईट्स और he was born on the 13th of June 1865 in Sandymount, County Dublin, Ireland. ये एक आयरिश पोइट थे. इनके फादर का नाम था जॉन बटलर ईट्स, जो कि एक आयरिश बहुत जाने माने आयरिश पेंटर थे. इनकी मदर सुजैन मैरी पॉलिक्सफिन, शी केम फ्रॉम अ वेल्दी एंग्लो आयरिश फैमिली. इनका रिलीजन जो ये फॉलो करते थे, ये प्रोटेस्टेंट थे, एंग्लो आयरिश डिसेंट के. इनका एजुकेशन जो अर्ली एजुकेशन था, हम कहेंगे, इन्होंने बहुत सारे डबलिन में स्कूल्स में एडमिशन लिया था, बट एजुकेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम बाय हिज पेरेंट्स. He later studied poetry and literature at the Metropolitan School of Art in Dublin. अब W.B. Yeats की पोइट्री की अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या थे? इनकी पोइट्री में जो इन्फ्लुएंस आया वो कहाँ से आया? सबसे पहले ही वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश फोकलोर. आयरिश फोकलोर का मतलब है ये आयरिश ट्रेडिशन से ज्यादा वहाँ की ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे. सेल्टिक माइथोलॉजी एंड द ऑकल्ट. ऑकल्ट का अगर हम कहेंगे, ये एक सुपरनैचुरल बिलीफ जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड हम सीक्रेटली किसी की पूजा करते हैं. ही वॉज द मेंबर ऑफ द हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन एंड अ सीक्रेट सोसाइटी फोकस्ड ऑन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ओकल्ट. ओकल्ट का मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी सुपरनैचुरल मिस्टीरियस तरीके से जो पूजा पाठ करते हैं ना, जैसे हम जादू टोना तांत्रिक कहते हैं, उस तरीके की. ये बहुत ज्यादा पहले प्रभावित थे उससे. फिर पोइट्री में अगर आएंगे, हम पोइट्री की बात करेंगे, तो ईट्स का अर्ली इन्फ्लुएंस था वो रोमांटिक और प्री रेफलाइट मूवमेंट्स का था. सो ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक पोइट्स एंड द प्री रेफलाइट पोइट्स. ही यूज्ड सिंबोलिज्म एंड मिस्टिसिज्म. सिंबोलिज्म यानी सिंबल किसी प्रकार का, और मिस्टिसिज्म जैसे कि हमने पढ़ा है आपका ऊपर जो ऑकल्ट का था या सेल्टिक माइथोलॉजी की, इस तरीके से ये प्रभावित थे. Some of his famous works include The Lake Isle of Innisfree, The Second Coming and The Sailing to Byzantium. अब W.B. Yeats की हम पर्सनल लाइफ के बारे में आते हैं. ईट्स अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही रोमांचकारी थे. He was deeply in love with Maud Gonne and she refused to marry him. ये मॉड गॉन कौन थी? ये एक आयरिश नेशनलिस्ट थी और W.B. Yeats ने इनको 3 बार प्रपोज किया था. दैट वाज इन 1899, 1900 एंड 1901. तीनों बार मॉड गॉन ने इनको रिफ्यूज कर दिया. एंड मॉड गॉन ने जाके आगे चलकर मेजर जॉन मैकब्राइट, जो भी एक आयरिश नेशनलिस्ट के एक लीडर थे, उनसे इन्होंने शादी कर ली. अब आते हैं ईट्स की एक और लव अफेयर के बारे में, जो कि 1894 से 1897 में हुआ था ओलिविया शेक्सपियर से, जिनका ब्रेकअप हो गया था. ईट्स तीसरी बार जब अपने एक एजरा पाउंड जो उनके फ्रेंड थे, उनकी फ्रेंड से मिले, जॉर्जी हाइडलेस, इनसे फिर इन्होंने शादी कर ली. इनका लिटरेरी करियर की बात करें, ईट्स को फाउंडेड द एबी थिएटर इन लंदन विच बिकेम एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर आयरिश ड्रामा. इन्होंने उसमें बहुत सारे प्लेस भी लिखे, द काउंटेस कैथलीन एंड द कैथलीन नी हाउलिहन. नोबेल प्राइज ईट्स को नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1923 में मिला था. एंड
he became the senator of the Irish Free State for 2 terms. 2 बार ये senator भी रहे आयरिश गवर्नमेंट में। अब आते हैं हम 1935 से लेके 1936 के दौरान, जब ये वेस्टर्न मेडिटेरेनियन में श्री पुरोहित स्वामी, जो इंडियन बॉर्न एक स्वामी थे, उनके साथ इन्होंने वेस्टर्न मेडिटेरेनियन आइलैंड ऑफ मेजोर्का में ये रहे, और वहां इन्होंने इंडियन बुक्स जो होती हैं उपनिषद को संस्कृत से कॉमन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया पुरोहित स्वामी की मदद से, रिजल्टिंग the work the 10 principal Upanishads which was published in 1938। तो पुरोहित स्वामी के साथ मिलकर के ये इंडियन माइथोलॉजी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उपनिषद से, गीता से। तो 10 प्रिंसिपल उपनिषद इन्होंने एक बुक लिखी और वो 1838 में पब्लिश हुई थी। And when we come to the death of Yeats, he died at Hotel Ideal Bonjour in Roquebrune Cap Martin near Menton, France on the 28th of January 1939. He was 73 years of age at that time. ईट्स ने अपनी वाइफ से बहुत बार डिस्कस किया था कि इन लोग फ्रांस में रह रहे थे, ईट्स और उनकी वाइफ, पर ये इन्होंने अपनी वाइफ को कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मुझे यहाँ दफनाया भी जाए तो प्लीज मुझे यहाँ से निकाल करके वापस मेरे होम टाउन स्लिगो में मुझे दफना दिया जाए। तो ये एक्चुअल वर्ड्स थे, इफ आई डाई बरी मी अप देयर एंड देन इन अ ईयर्स टाइम। बरी मी अप देयर मीन्स ये जहां इनकी फ्रांस में इनको बरी किया गया था, रोकबर्न में। And then in a year's time, when the newspapers have forgotten me, dig me up and plant me in Sligo। तो इन्होंने कहा जब मुझे यहाँ बरी कर देना 1 साल के लिए, जब तक न्यूज़पेपर वाले भूल जाएंगे, और फिर यहाँ से निकाल करके मुझे स्लिगो में अपने होम टाउन में बरी कर देना, यानी दफना देना, जो कि आयरलैंड में था। और उसके बाद his epitaph is taken from the last lines of Under Ben Belbin, one of his final poems, cast a cold eye on life on death, horsemen pass by। तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपने ही पोएम अंडर बेन बेल्बन में से कुछ लाइनें निकाल करके अपने कब्र के ऊपर लिखवाई थी। कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाय। तो ये लाइंस इन्होंने वहां लिखवाई थी। अब आते हैं एक सुंदर से आइलैंड, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, पोएम जो कि W.B. ईट्स ने लिखी थी। उस पोएम में वो किस आइलैंड में जाना चाहते थे, क्या वो करना चाहते थे, इस पोएम में हम देखेंगे। लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, आई विल अराइज एंड गो नाउ and go to Innisfree, and a cabin small built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade। अब यहाँ जो आप कहेंगे कि कहाँ जाना चाहते थे, तो ये एक आइलैंड था जहाँ की लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, इस आइलैंड में W.B. ईट्स जाना जाते थे। ही सेड कि मैं यहाँ से निकलूंगा और ये लवली और चार्मिंग आइलैंड है, वहां मैं जाऊंगा, और वहां जाकर मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाकर के एक बहुत सुंदर सी एक अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, जो कि कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स। क्ले यानी मिट्टी और वेटल्स यानी सूखे पत्ते जो होते हैं, जिससे मैं अपनी झोपड़ी बनाऊंगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee। और मैं वहां जाकर के एक रोज बनाऊंगा बीन्स के। ये आप बीन्स के पौधे देख रहे हैं, बीन्स जो होती है हम जिसे फली कहते हैं, फ्रेंच बीन्स कहते हैं, इसकी मैं जाकर के 9 रोज बनाऊंगा, इसके बीज जो बोऊंगा, और उसमें मैं जाकर के खेती करूंगा और वो बीन्स मैं खाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, मैं एक हनी बी के लिए, जैसे ये हनी बी आपको दिख रही हैं, इसके लिए मैं एक हाइव बनाऊंगा, एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां हनी बी आकर के कलेक्ट करेंगी अपनी हनीज। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड का यहाँ ग्लेड का मतलब है उनका कि वो एक ओपनिंग पैसेज जो वुड की तरफ जा रहा होगा, उसमें मैं वहां जाकर के रहूंगा और मैं एक लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में
जाना चाहता हूँ। वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ उस आइलैंड पे पीस है। ये लंदन में रह रहे थे और इनको जाना था एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ इनको पीस मिले। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अगर हम अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो बहुत ही देर से आती है और धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग द मेल्स वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब ये है क्रिकेट, जहाँ ये क्रिकेट गाएगा, इसकी आवाज आती है ना शाम को जो आप सुन रहे होते क्रिकेट की या सुबह की आवाज सुन रहे होते, तो ये इसकी आवाज सुनेंगे वो। एंड ड्रॉपिंग द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जब सुबह हो रही होती तो ये क्रिकेट की आवाज हमें बहुत ज्यादा सुनाई देती है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। तो मिडनाइट जो होगा वो सारा एक ग्लिमर होगा, जहां रोशनी होगी हमें जुगनू की, हमें तारों की। एंड नून अ पर्पल ग्लो, नून में हमें या दोपहर में हमें बहुत सारे ग्लो देखने को मिलेगा, ग्लो यानी सन की रोशनी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और इवनिंग में क्या होगा, ये जो चिड़ियाएं हैं जो सवेरे से अपने उसमें घोंसले से निकल कर के चली गई हैं स्काई में घूमने के लिए, विचरने के लिए, अब ये शाम को जब आएंगी अपने अपने घोंसलों में, तब मैं उनको यहाँ देखूंगा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बताया है कि ये लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में जाकर के क्या क्या करेंगे। I will arise and go for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray. I hear it in the heat deep heart's core. वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा उठ करके और मैं हमेशा ही, फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, सुबह हो या रात, मैं पानी की जो वो आप सुनते ना पानी की जो लहर की आवाज होती है, लैपिंग होती है, साउंड्स ऑफ बाय द शोर, व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स के। मैं यहाँ अगर इंग्लैंड में भी रहूंगा तभी भी मेरा मन है जो, या मैं पेवमेंट पे रोड पे भी खड़ा हूं तो मेरा दिल जो है वो हमेशा लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री के साथ है, जहां मुझे शांति मिली है, जहां मैं जाना चाहता हूं। तो ये बहुत ही प्यारी पोइम है जो कि W.B. Yeats ने लिखी थी, that was first published in the Rose in 1893। और ये जो आइलैंड है लेक आइल ऑफ फिनिस्ट्री, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट शोर ऑफ लाफ गिल in Sligo country in Ireland. Now coming to the multiple choice questions with answers on the Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. In the Lake Isle of Innisfree, what does the speaker wish to escape from? The noise and chaos of the city, the monotony of rural life? तो वो noise and chaos of the city जो इंग्लैंड के जो शोर शराबा था वहां से ये निकल करके लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में जाना चाह रहे थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड इन द लेक दैट स्पीकर लॉन्ग्स टू गो? तो स्पीकर कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये इनिस्फ्री जाना चाहते हैं, वो आइलैंड का नाम है इनिस्फ्री। और ये मैंने आपको बताया था ये स्लीगो आयरलैंड में है। व्हाट इज द स्पीकर्स प्रोफेशन इन द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री? स्पीकर का प्रोफेशन क्या है? W.B. Yeats जाना चाहते हैं तो वो एक पोइट हैं। What is the speaker's ultimate goal in the Lake Isle of Innisfree? तो उनका ultimate goal क्या है? To live in harmony with nature on the island. तो वो वहाँ नेचर के साथ सामंजस्य बना करके रहना चाहते हैं। What does the speaker hear in the deep heart's core in the Lake Isle of Innisfree? वहाँ लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री में इनको क्या सुनाई दे रहा है? द साउंड ऑफ द बीज बजिंग। तो जो बीज जो है उनकी आवाज है ना, जैसे मधुमक्खी की आवाज होती है करके, वो वाली आवाज इनको दिल में छू गई है। What does the speaker mean when he says I hear it in the deep heart's core? Means he can sense the sound with his intuition. वो उसकी आवाज जो है बीज की बजिंग की, वो अपने इंट्यूशन से, आप जहां बैठे हो आपको इंट्यूशन जैसे कभी हो जाता है कि आपके घर में कोई आने वाला है और वाकई में कोई आ जाता है, तो ये आपका सिक्स्थ सेंस है, उस सिक्स्थ सेंस से भी उस आवाज को ये पहचान लेंगे। व्हाट डज द स्पीकर विश टू बिल्ड ऑन द आइलैंड? अ कैबिन ऑफ क्ले एंड वॉटल्स। कैबिन ऑफ क्ले मीन्स मिट्टी का और वॉटल्स यानी सूखे पत्ते का।
अब what does the speaker want to do with a hive for the honeybee in the Lake Isle of Innisfree? तो ये हनी बी के लिए एक हाइव क्यों बनाना चाह रहे हैं? हनी बी के लिए ये हाइव इसलिए बनाना चाहते हैं, उनका एक छत्ता, एक घोंसला बनाना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं बीज के लिए. इन द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू विद अ स्मॉल कैबिन? वो एक छोटा सा घर क्यों बनाना चाहते हैं, कैबिन क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो वहां रहना चाहते हैं. ही वांट टू लिव इन इट अलोन. What does the speaker want to do with the 9 bean rows? तो वो 9 bean rows क्या करना चाहते हैं? वो प्लांट करना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां रह करके उस 9 bean rows को, उसमें से तो खाना खाएंगे वो. What is the speaker's attitude towards the modern world in the Lake Isle of Innisfree? ये रिजेक्ट करते हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये बहुत ही केओटिक है, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है, नॉइज है और पोल्यूशन है. साथ साथ लोग इतने अपनी जिंदगी में मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि ही वांट्स टू रिजेक्ट दिस लाइफ एंड ही वांट्स टू लीड अ सिंपलर लाइफ व्हाइल गोइंग टू लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. When was W.B. Yeats or William Butler Yeats born? He was born in 1865. Where was Yeats born? Dublin, Ireland. What literary and cultural movement was Yeats heavily involved in? Irish literary and cultural revival. ये आयरिश लिटरेचर को रिवाइव करना चाहते, वहां के कल्चर को रिवाइव करना चाहते थे. What was the name of the theatre that Yeats helped found in Dublin? The Abbey Theatre. ये उन्होंने W.B. Yeats ने एबी थिएटर को बनाया था डबलिन में. What was Yeats' political affiliation? वो नेशनलिस्ट थे. In what year did Yeats receive the Nobel Prize in Literature? 1923. What is the title of Yeats' famous poem about the Easter Rising in Dublin? Easter 1916. Which of Yeats' plays features a character named Kathleen Ni Howlin, who is often interpreted as a symbol of Irish nationalism? The Countess Kathleen. What is the name of Yeats' collected poems that was published in 1899? The Wind Among the Reeds. Which of Yeats' poem features the famous line, "Things fall apart, the center cannot hold"? तो "Things fall apart, the center cannot hold" ये सेकंड कमिंग जो पोएम थी उसके ऊपर यहाँ से ये लाइंस हैं वहां से ली गई हैं. What is the name of the collection of Yeats poems that was published posthumously in 1939? ईट्स के मरणोपरांत, posthumously कमिंग, उनके मरने के बाद कौन सी कलेक्शन ऑफ ईट्स की पोएम्स को पब्लिश किया था? द लास्ट पोएम्स. Which of Yeats' poem is a tribute to the Irish poet and revolutionary Thomas MacDonagh, who was executed for his role in Easter Rising? तो एक ट्रिब्यूट था, उन्होंने किसी के लिए ये पोएम लिखी थी, एक आयरिश पोएट और रेवोल्यूशनरी थे थॉमस मैकडोना, जिनको फांसी लगा दी गई थी, तो उनके लिए इन्होंने पोएम लिखी थी ईस्टर 1916 में. Who was William Butler Yeats' first love? तो विलियम बटलर ईट्स का फर्स्ट लव थी ओलिविया शेक्सपियर, जिनके संग मैंने बताया था इनका थोड़ा सा 1894 से लेके 1897 तक इनका एक अफेयर रहा था. What was the name of ईट्स वाइफ? ईट्स की वाइफ का नाम था जॉर्जी हाइड लीस. How many times did ईट्स propose to मॉडगॉन? तो 3 times ईट्स ने प्रपोज किया था मॉडगॉन को, 1899, 1900 and 1901. और ईट्स का जो कहेंगे फर्स्ट लव जो था वो मॉडगॉन भी हो सकता है, अफेयर उनका ओलिविया शेक्सपियर से था. When did William Butler Yeats die? He died on the 28th of January 1939. In which city did Yeats die? तो ये पेरिस में मरे थे. What was the cause of Yeats' death? Yeats की डेथ का कारण निमोनिया था. How old was Yeats when he died? He was 73 years old. Where is Yeats buried? He is buried in Sligo, Ireland. इनको बरी तो स्लीगो आयरलैंड में किया था, पर ये पहले मरे कहाँ थे? पेरिस में. Thank you. If you like, do share, like and subscribe to my channel, English Literature.
study English literature. And for more details, you can visit my blog www.studyenglishlit.com. Thank you.